हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शेड्यूल 3। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था स्कोप ऑफ सप्लाई, जहाँ पे हम लोग ने स्कोप ऑफ सप्लाई क्या होता है, फिर शेड्यूल 1 में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, शेड्यूल 2 में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, वो हम लोग ने देखा था। आज इस शेड्यूल 3 में, आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे शेड्यूल 3 में कौन कौन सी एक्टिविटी है। और सबसे पहले ये देखेंगे कि शेड्यूल 3 होता क्या है। तो शेड्यूल 3 इज़ नथिंग बट एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नीदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। तो जो ये शेड्यूल 3 है, ये उन एक्टिविटी के बारे में बताता है जो कि ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स में आता है, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस में आता है। तो इन शॉर्ट क्या आप बोल सकते हो कि ये वो एक्टिविटीज़ है जिस पे जीएसटी लगता ही नहीं। तो शेड्यूल 3 में वो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो ट्रांजैक्शन होती हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं आता है। ना हम उनको सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं, ना ही हम उनको सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। तो शेड्यूल 3 स्पेसिफाई दोज एक्टिविटी विच आर नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस ऑल्सो। ओके, जब गुड्स भी नहीं है, सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं आएगा, वो टैक्सेबल ही नहीं होगा। तो लेट्स सी व्हाट आर द एक्टिविटीज इन शेड्यूल 3। द फर्स्ट वन, सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स एंड रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। तो याद रखना है, अगर एक एम्प्लॉय सर्विस देता है एम्प्लॉयर को, तो जैसे आप लोग हैं, आप कहीं पे काम करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो, तो व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कंपनी। तो कंपनी इज एन एम्प्लॉयर और आप कौन हो, एम्प्लॉय हो। लेकिन आप दोनों के बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है कि एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है। तो इस दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होने की वजह से, अगर एम्प्लॉयर को सर्विस देता है तो वो जीएसटी में नहीं आएगा, ना ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। अंडरस्टूड? तो कोई भी आप जॉब करते हो, जॉब में आप जो भी सर्विस देते हो, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है। तो कुछ भी पेमेंट अगर आपको मिला, कंपनी आपको कुछ भी पेमेंट देती है एज एन एम्प्लॉयर, और आप उस पेमेंट को रिसीव करते हैं एज एन एम्प्लॉई, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि ना ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन आपने जॉब छोड़ा, एम्प्लॉयर बोला कि भाई मेरे जैसा बिजनेस, कोई कॉम्पिटिटिंग बिजनेस में ज्वाइन नहीं करना, तो उसके लिए मैं आपको पैसा दे रहा हूँ। ये 50,000 है, क्योंकि आप मेरे यहाँ पे काम कर चुके हैं, तो आप मेरे बिजनेस में क्या क्या होता था वो सब जानते हो। तो आपको मैं ये पैसा दे रहा हूँ कि मेरे कंपटीशन में जो बिजनेस है, उस बिजनेस को आपको ज्वाइन नहीं करना है। तो वो फिर आपका क्या हो जाएगा, वो आपका इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं होगा। मतलब आपने छोड़ दिया है वहाँ से जॉब, अब आपने जॉब छोड़ दिया है, तो आपके बीच में और कंपनी के बीच में एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं होगा। और जैसे ही एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होगा, तो वो इस एक्टिविटी में नहीं आएगा, फिर उसके ऊपर चार्ज लग जाएगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगी। आया समझ में? तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इन देयर शुड बी एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप। उस दौरान अगर आपको कुछ भी मिलता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप खत्म हो गया और फिर आपको कुछ मिलता है, तो उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी जीएसटी का आ जाता है। आया समझ में? यस सर, नो? ओके, नेक्स्ट इज सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कोर्ट पता है आपको, कोर्ट कोई भी हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। वो भी कोई सर्विस अगर देती है आपको, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं होगा। ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगी, ना ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा। अभी आप लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों, यही एक्टिविटीज़ को हम लोग जीएसटी क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि कोर्ट का जो सर्विस होता है वो जनरल पब्लिक के लिए होता है। मेन दूसरे पब्लिक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये क्या होता है, इट इज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम फॉर द पीपल। तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करना है। अभी जैसे किसी के ऊपर केस चल रहा है,
कोई भी केस हो सकता है, जैसे किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग गया। अब वो केस करेगा कंपनी वाला, तो कंपनी वाले को भी प्रॉब्लम है और जिसके ऊपर केस किया उसको भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम के दौरान अगर फिर और जीएसटी लगने लगा तो उन लोग को और टेंशन आएगा। तो ये क्या है, जो बेसिक चीज़ आप बोल सकते हो इसको, कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का, तो ये सर्विस जो प्रोवाइड किया फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो वेलफेयर ऑफ द पीपल है, इसलिए इसको जीएसटी के अंदर नहीं लेके आया है। ना इसके ऊपर गुड्स माना जाएगा, ना ही इसको सर्विस माना जाएगा। और जब गुड्स भी नहीं मानते इसको, सर्विस भी नहीं मानते, तो जीएसटी नहीं लगेगा। आया समझ में? अब एक चीज़ और आता है इसमें, कोर्ट और ट्रिब्यूनल में आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी हम कोई गुड्स खरीदते हैं महंगा वाला और उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम लोग उसके ऊपर केस करते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, या कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कोई भी लेवल पे होता है। वो कोर्ट नहीं होता है, लेकिन उसको कोर्ट के जैसे समझा जाता है। तो वो भी अगर कोई सर्विस दे रहा है तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है। तो ये जो कंज्यूमर रिड्रेशल कमीशन होता है, इसको भी आप कोई पेमेंट कर रहे हो, फीस दे रहे हो, तो उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ओके, बिकॉज दिस इज फॉर जनरल पब्लिक। नेक्स्ट इज फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको एमपी आप बोलते हो, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटी, मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी। अभी आप लोग बोलो, इसको सुन के आपको क्या लगता है? तो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, पंचायत है, म्यूनसिपैलिटी है, ये लोग क्या करते हैं? ये जनरल पब्लिक के लिए काम करते हैं, राइट? इनका जो भी सर्विस होता है दैट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। तो वेलफेयर ऑफ द पब्लिक है, अगर उसके ऊपर भी जीएसटी लगने लगा तो फिर वो वेलफेयर उनको महंगा पड़ने लगेगा। तो इसलिए कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो, पंचायत हो, म्यूनसिपालिटी हो, लोकल अथॉरिटी हो, उनके मेंबर अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, ना ही उसको गुड्स माना जाएगा, ना ही सर्विस माना जाएगा। जब दोनों ही नहीं मानते तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी के अंदर दूसरा आता है, ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसी ने कोई पोजीशन होल्ड करके रखा है और वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन सा है? जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, फिर आपको पता कैग होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, तो उसका कोई चेयरमैन हो, राइट? और बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे दूं, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, पोजीशन होल्ड करते हैं बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो जो भी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, जो भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। ना ही वो गुड्स में आता है, ना ही वो सर्विस में आता है, बिकॉज उनकी जो भी सर्विस होगी दैट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अंडरस्टूड? तो पहला, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसी ने कोई पोजीशन होल्ड करके रखा है, उनकी सब सर्विस नॉट टैक्सेबल होंगी। ना ही वो गुड्स में आएंगी, ना ही वो सर्विस में आएंगी। नेक्स्ट, ड्यूटी परफॉर्म्ड बाय ए पर्सन एज ए चेयरपर्सन, मेंबर और डायरेक्टर ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। तो कोई भी बॉडी एस्टैब्लिश की गई है, कोई भी, किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, लोकल अथॉरिटी ने, और उसका कोई चेयरपर्सन और मेंबर और डायरेक्टर है जो सर्विस परफॉर्म कर रहा है। तो जो भी बॉडी एस्टैब्लिश करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो वेलफेयर ऑफ द पीपल है तो वो कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेगा तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द सर्विस ऑफ फ्यूनरल, बरियल, क्रिमेटोरियम और मोर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड। मतलब आपको पता है, अब ये कब्रिस्तान है, शमशान है, जहाँ पे बॉडी जो डेथ हो जाती है तो वो बॉडी को एक तो कब्रिस्तान है तो उसमें दफनाते हैं, और अगर शमशान है तो वहाँ पे उसका दहन होता है, राइट? फिर अगर कोई बॉडी है कहीं पे, मतलब हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल से उनके घर तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का एम्बुलेंस होती है, आपको पता है। तो ये क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये क्या है, ये प्रॉब्लम है पब्लिक को थोड़ा इससे, मतलब फ्यूनरल हो गया, मतलब किसी की डेथ हो गया तो सामने वाला पहले से परेशान है
और ऊपर से आप ये सर्विस जो दे रहे हो दफनाने की, दहन की, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज की, कि भाई वो हॉस्पिटल से घर तक लाने के लिए, वो सब सर्विस पे अगर हम लोग जीएसटी लगाने लगे तो और पब्लिक परेशान हो जाएगी। पहले से तो परेशान है, किसी का डेथ हुआ है, और ऊपर से आप उनकी उन सर्विस के ऊपर भी जीएसटी लगाने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि फ्यूनरल का, बरियल का, क्रीमेटोरियम, मोर्चरी और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी लगाना एप्लीकेबल नहीं है, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो याद रखना, सर्विस ऑफ फ्यूनरल, बरियल, क्रीमेटोरियम और मोर्चरी इज़ नॉट ए सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट ए सप्लाई ऑफ सर्विस ऑल्सो। तो जब ये गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। आया समझ में? नेक्स्ट, सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट कॉमा एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज शेड्यूल टू सेल ऑफ बिल्डिंग। पहला देख लेते हैं सेल ऑफ लैंड। सेल ऑफ लैंड, प्रॉपर एक प्लॉट लैंड है, उसको बेचा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। फिर दूसरा बोला है सब्जेक्ट टू पैराग्राफ शेड्यूल 2, वो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था, वो आप देख सकते हो। सेल ऑफ बिल्डिंग, तो सेल ऑफ बिल्डिंग में क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो उसमें क्या होता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट करके आता है। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले पहले अगर आपने पेमेंट कर दिया तो समझ जाना वो सर्विस हो जाता है और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन एक बार कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया, फिर आप उसको बेच रहे हो, तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। तो मैंने लास्ट वीडियो में उसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन आपको याद रखना है सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग। तो सेल ऑफ बिल्डिंग याद रखना, आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट इट्स नॉट जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। तो सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग याद रखना है ये। नेक्स्ट इज एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग। सबसे पहला एक्शनेबल क्लेम हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले ये देख लो, अदर देन लॉटरी। तो इसका मतलब क्या, एक्शनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी नहीं है क्योंकि वो ना गुड्स है ना सर्विस है। अदर देन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, तो लॉटरी निकाला, गैम्बलिंग किया, बैटिंग किया, ये सब क्या है। अभी आपको पता है आईपीएल चालू है, चालू है कि नहीं चालू है, तो उसमें बैटिंग लगता है कि नहीं लगता है, सट्टा जिसको बोलते हैं, तो वो भी एक टाइप का सर्विस माना जाता है, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी है। लॉटरी के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी है, गैम्बलिंग पे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी है, लेकिन एक्शनेबल क्लेम पे नहीं है। अब एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, तो एक्शनेबल क्लेम क्या होता है कि आप अनसिक्योर्ड लोन टाइप में, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको किस अरियर्स ऑफ रेंट मैंने एक्सप्लेन किया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अगर आपको अरियर्स ऑफ रेंट लेना है सामने वाले से तो आप क्लेम करोगे। तो क्लेमिंग फॉर अन अरियर्स ऑफ रेंट, दैट इज व्हाट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्शनेबल क्लेम। तो वो तो आप ही का रेंट है और आप ही को मिलना चाहिए, अरियर से नहीं मिल रहा है, मिलेगा, तो यू आर क्लेमिंग दैट, तो वो आप क्लेम कर रहे हो, दैट इज एक्शनेबल क्लेम। तो ना वो सर्विस सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, इट इज़ अ एक्शनेबल क्लेम जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। एक और एग्जांपल ले लो, फ्यूचर रेंट, क्लेम फॉर फ्यूचर रेंट। अभी आपने ये महीने का भाड़ा ले लिया, अगले महीने का भी भाड़ा लेना है क्योंकि अब तो वो कंटिन्यू करेगा, 3-4 महीना और कंटिन्यू करेगा, तो आप क्लेम करते हो यार भाई अभी से मुझे दे दो, फ्यूचर का जो भाड़ा है मुझे ज़रूरत है। तो व्हाट यू आर क्लेमिंग, यू आर क्लेमिंग योर रेंट इन फ्यूचर वाला, अभी जस्ट नाउ अभी आप क्लेम कर रहे हो, तो दैट इज़ एक्शनेबल क्लेम। आया समझ में? और भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक और एग्जांपल ले लो, इंश्योरेंस पैसा, अभी आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, राइट, नहीं लाइफ इंश्योरेंस लिया है, फिर आपका वो मैच्योर हो चुका है। अब मैच्योर होने के बाद उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप उसको रिकवर करने की कोशिश करोगे ना, तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिकवर दैट अमाउंट, दैट इज एक्शनेबल क्लेम। तो ना ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो ये एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन याद रखना, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। ओके और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, लेकिन ये मेन है। एक और एक्टिविटी मैं आपको बोल देता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स इन इंडिया, मिस्टर एक्स इन इंडिया ने क्या किया, गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया ऑस्ट्रेलिया से, अब बोला कि इंडिया में डिलीवर कर दो। लेकिन गुड्स परचेज करने से गुड्स परचेज किया, लेकिन वो इंडिया में बैठा है, तो वो अपने इंडिया में डिलीवरी नहीं ले रहा है, बोलता चाइना में जाके उसको डिलीवर कर दो। तो इसमें क्या हो गया, आपने ऑर्डर दिया
ऑस्ट्रेलिया में, और गुड डिलीवर किधर हुआ, किधर हुआ, चाइना में। तो बाहर का बाहर ही गुड्स चला गया, बराबर है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि गुड्स इंडिया में आया ही नहीं है। आपने फ़ोन पे बात करके टेली कम्युनिकेशन करके ही गुड्स को बाहर से बाहर ही सेल कर दिया, बाहर ही परचेज कर दिया और बाहर ही सर्विस कर दिया, तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है समझ में। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ये आपको याद रखनी है। ये एक्टिविटीज़ ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स होती हैं ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस होती हैं, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।